नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बाबा केदारनाथ के कपाट आज सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हम आपको 8 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से आज सुबह से कपाट खुलने की जो पूरी प्रक्रिया रही, कौन कौन मौजूद रहा। तो कपाट खुलने पर केदारपुरी में माहौल कैसा रहा, इसकी तस्वीरें इन 8 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। आकाश से पुष्प वर्षा की गई, आर्मी धुन पर बैंड बजाया गया, लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी है। तो देखिए, विधि विधान के साथ अब बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। सीएम धामी इस दौरान मौजूद रहे। भंडारे में लोगों को प्रसाद भी बांटा गया। सीएम ने भक्तों के साथ मुलाकात की। दर्शन के लिए वहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ा आज पहले दिन ही। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। आर्मी की जो बैंड की धुन है, अक्सर हमने देखा है कि जब भी कपाट खुलते हैं ये धुन जरूर सुनाई देती है और साथ ही साथ पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंड के कलाकारों ने अपने जो नृत्य संगीत है उसका प्रदर्शन भी किया। तो बाबा केदारनाथ के कपाट शुक्रवार सुबह खोल दिए गए। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंची। कपाट खुलने के दौरान सीएम धामी मौजूद रहे। इस मौके पर 108 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। इसके बाद रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव श्रोत और केदार अष्टक के मंत्रों का जाप किया गया। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैल लिंगायत समुदाय के मुख्य राबाल भीम शंकर पहुंचे। इसके बाद बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भीष्म श्रृंगार हटाया गया। मंदिर को 54 किस्म के 108 कुंटल फूलों से सजाया गया था। इसमें नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे कई देशों से लाए गए गुलाब और गेंदा के फूल शामिल थे। केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कपाट खुलने के बाद सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पहली पूजा की। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया। कपाट खुलने पर बाबा के मंदिर में और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मंदिर खुलने के पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का, सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो। बाबा उन पर नहीं, बहुत अच्छा दिन है और हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा के अनन्य भक्त हैं, तो उनके नाम से यहाँ पर हर बार पहली पूजा होती है। इस बार भी पूजा की है कि बाबा उनको शक्ति देंगे कि वो देश का नेतृत्व तो लंबे समय तक करेंगे और भगवान उनको स्वस्थ रखेंगे। हर प्रकार से जो भी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों में उनको सफलता मिलेगी। केदारनाथ के कपाट खुलने पर आर्मी के बैंड के धुन को बजाया गया। पहले ही दिन करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारपुरी में मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने भी मंदिर खुलने के पहले दिन पहुंचने पर अपनी खुशी जताई। आज 2 मई 2025 के दिन समय के अनुसार 7 बजे पहले उसका ताला खोल दिया गया, अंदर का ताला खोल दिया गया। वो परंपरा के अनुसार भगवान के समाधि के ऊपर के जगह करके हमने पहले पूजा अर्चना परंपरा के करके उनको सभी लोगों को यात्रा के लिए आरंभ कर दे। अब ये दर्शन होता जाएगा। बहुत बढ़िया है। अभी इधर गूज़बम्प हो रहे हैं मुझे। आया हो तो चल के आया हो, कल पूरा दिन चला हो। सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे। बच्चा भी था छोटा, इसके लिए मैं सुबह से आ गया, शाम तक। काफी बदलाव किए गए हैं यहाँ पे, टोकन सिस्टम किया गया है। टोकन सिस्टम है, पर देखेंगे अभी क्या सिस्टम है। अभी तो मुझे भी पता नहीं चला क्योंकि डबल दी जा रही। ठीक है, देख लेंगे अभी। शुक्रवार को केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद अब अगले 6 महीने से बाबा केदार के दर्शन किए जा सकेंगे। पहले दिन ही जिस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, उससे उम्मीद की जा रही है कि इस बार केदारनाथ में कई नए रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। आज बाबा केदार के कपाट खुले और पहले दिन लगभग 20,000 श्रद्धालु वहाँ पे पहुंचे। लगभग 7:30 में बाबा कपाट के कपाट खुले और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पे मौजूद रहे। उनके साथ उनकी पत्नी भी वहाँ पे मौजूद रही और खुद मुख्यमंत्री वहाँ पे श्रद्धालुओं को भंडारा करवाया।
वहीं आईटीबीपी और पुलिस की टीम लगातार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर दे रही है। आज से बाबा केदार की ग्रीष्मकालीन 6 माह की यात्रा शुरू हो चुकी है। केदारनाथ से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भटकोटी। और चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। शुक्रवार को जहां केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए, वहीं 4 मई यानी कि रविवार को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में शुक्रवार को आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी और गरुड़ भगवान की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना कर दी जाएगी। इससे पहले जोशीमठ में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया गया और शनिवार को बद्रीनाथ धाम के दूसरे मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर से आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली और गरुड़ जी की मूर्ति के साथ उद्धव कुबेर की डोली बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। लगभग 40 सालों बाद भगवान गरुड़ जी की मूर्ति को डोली में ले जाया गया, जबकि इससे पहले मूर्ति को एक बक्से में ले जाया जा रहा था। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा। सन्निधि में और गणेश आदि पूजन के उपरांत भगवान की डोलियां यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं और आज अवस्थान पांडुकेश्वर में होगा। उसके अनंतर भगवान बद्रीश्वर की पावन गद्दी कल शाम तक और कल दिन तक बद्रिकाश्रम को पहुँचेगी। श्री बद्रीनाथ धाम में बद्रीश पंचायत के साथ रहती है, उसकी वहाँ पूजा होती है और शीतकाल में जब कपाट बंद हो जाते तो उसको बक्से में लाया जाता था, उनकी पूजा होती है। इस बार देव पूजाई समिति और रेपाल पंचायत ने पहल करके इस बारे में पत्राचार किया और मंदिर समिति से आग्रह किया कि इसकी भी शीतकालीन पूजा होनी चाहिए। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का आगाज आज से जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से शुरू हो गया है। आप देखिए इस समय जो डोली है वो भगवान बद्री विशाल के धाम यानी कि पहले पड़ाव पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो वर्षों से एक परंपरा विलुप्त हुई थी, अब वो एक बार फिर से उजागर की गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और देव पूजाई जोशीमठ के द्वारा जो गरुड़ भगवान जी पहले बक्से में जाया करते थे, आज वो डोली में जा रहे हैं। और वर्षों से ये परंपरा यहाँ पे बाधित हुई थी, लेकिन एक बार इन्हें पुनर्जीवित कर दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से जो भक्त हैं वो इस समय यहाँ पे पहुँच रहे हैं और आपको थोड़ी सी और पास पहुँचकर इन तस्वीरों को दिखाएंगे, क्योंकि अब आज से यानी कि शुक्रवार से भगवान बद्री विशाल के कपाट जो खुलने की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो शनिवार को आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी गरुड़ भगवान उद्धव और कुबेर जी पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। तो 4 मई को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो आम श्रद्धालुओं के लिए ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धाम में स्थित जो उत्तराखंड के चारों धाम है उनकी विधिवत तरीके से शुरुआत भी हो जाएगी। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 जोशीमठ। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहली बार एटीएस की तैनाती की गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आधुनिक हथियारों से लैस 7 जवानों का दस्ता 6 महीने तक धाम में तैनात रहेगा। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। समय समय पर वो भी गश्त करता रहेगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में इस बार सरकार ने धाम में या चारों धामों में आने वाली जो यात्री हो उनमें सुरक्षा का भाव रहे। गंगोत्री धाम में किस तरह के नज़ारे हैं हम आपको दिखा सकते हैं। पूरी तरह से सुरक्षा के जवान जो चाहे अन्य पुलिसकर्मी हो वो पूरी तरह से घूमते देखे जा सकते हैं। और जिस तरह से लगातार पुरोहित भी मांग कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसी टीमें होनी चाहिए। पहलगाम जैसे आतंकी घटना से सबक लेते हुए सुरक्षा की मांग लगातार यहाँ पे की गई थी और गंगोत्री धाम में भी ये शुरुआत की गई है। और पूरे यात्रा सीजन के दौरान जो टीमें हैं वो गंगोत्री धाम में रहेगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बार गंगोत्री धाम सहित 4 धाम यात्रा में की गई है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18 गंगोत्री धाम उत्तरकाशी। और नैनीताल में नाबालिग से रेप के बाद गुरुवार को हुए हंगामे के बाद शुक्रवार को राहत सामान्य है और दुकानें खुलने शुरू हो गई है। वहीं जुमे की नमाज को लेकर भी प्रशासन इस वक्त अलर्ट है और पूरे इलाके में पुलिस के साथ साथ एसएसपी को तैनात किया गया। वहीं पुलिस ने पूरे शहर में
फ्लैग मार्च किया है ताकि अमन और शांति बनाए रखी जा सके। सुरक्षित महसूस करें और जो लोग अराजकता फैलाने की सोच रहे हैं उनको कड़ा संदेश देने के लिए आज ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसमें प्रशासन के शीर्ष अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, एसएसपी, पैरामिलिट्री के जवान मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे आज जो इस शहर की आम महिलाएं हैं, संभ्रांत महिलाएं हैं, उन्होंने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया है। वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो भी ये संदेश देना चाह रही हैं कि शहर में अमन शांति कायम हो। हमारी पूरी कोशिश यही है कि शहर में अमन और शांति का माहौल रहे, यहाँ पे किसी को असुविधा ना हो, कोई डर का माहौल ना रहे। इसलिए आज पुलिस प्रशासन और हमारे साथ नैनीताल की महिलाओं ने साथ में चल के यही संदेश दिया है कि शहर सुरक्षित है, आप लोग आएँ, नैनीताल की फिजाओं का आनंद लें और यहाँ पे कोई भी डर की स्थिति नहीं है, कोई भी ये असुरक्षित नहीं है। नैनीताल में हुई हिंसा के बाद हालांकि स्थितियां सामान्य होने लगी हैं, लेकिन आज जुमे की नमाज है तो उसको लेके भी चिंताएं अभी प्रशासन के ऊपर माथे पर बल डाला है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नैनीताल की मस्जिद है, यहाँ पर जो शुक्रवार की नमाज है वो पढ़ी जानी है। हालांकि इसको लेके आज अलर्ट भी जारी किया है पुलिस ने, तमाम सुरक्षा व्यवस्था की है। जो चौराहे हैं उनमें जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो बेहतर किए गए हैं और इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी लगाई गई है। जो रुकुड़ वाला कंपाउंड है वहाँ पर भी पुलिस लगाई गई है और एसएसबी भी तैनात की गई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 दिन से हालात बन रहे थे, उसके बाद जो स्थितियां बन रही थी और आज जुम्मे की नमाज है तो उसको लेके काफ़ी माहौल गर्म है शहर का, तो उसको लेके अलर्ट पुलिस ने जारी किया था। हालांकि इन्हीं सारी चीज़ों को लेके उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी एक याचिका मेंशन हुई थी मोहम्मद उस्मान की ओर से और जो नोटिस प्रशासन ने दिया है उसको लेके चैलेंज किया गया था। हालांकि उस मामले पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को खुद बुलाया था और ईओ नगरपालिका को बुलाया था और पूछा था भाई कैसे जो नोटिस है ये दिए गए हैं, क्या इनका आधार है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों का कहीं वायलेशन तो नहीं है। और इसके अलावा जो तमाम चीज़ें हैं कोर्ट ने अपनी चीज़ों में क्वेरी की है। कैसे जब हल्द्वानी में सुरक्षा व्यवस्था में उसको ले जाया जा रहा था आरोपी को, तो उसके साथ कैसे मारपीट की घटना हुई है। जो नैनीताल में जो वीडियो वायरल हुए हैं, कैसे जो दुकानें हैं वो तोड़ी गई हैं, इन सारे चीज़ों पर जवाब मांगा था। और इसके अलावा अब कोर्ट ने मंगलवार की तारीख तय की है और कोर्ट ने ये पूछा है कि जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड हैं, वो कोर्ट के सामने पेश करें। हालांकि अभी कुछ देर में जुमे की नमाज होगी, इस पर अभी संशय है। जो लोग हैं क्या वो निकल कर आएंगे, क्या नमाज पढ़ेंगे। जो हिंदूवादी संगठन या जो तमाम जो लोग कल 2-3 दिन से नैनीताल में प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनका क्या स्टैंड रहेगा, इस पूरे चीज़ों को लेके प्रशासन के माथे पर बल डला हुआ है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। नैनीताल में नाबालिग से रेप के आरोपी से पेशी के दौरान मारपीट के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और सुनवाई के दौरान ईओ पालिका और एसएसपी नैनीताल ऑनलाइन कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मामले में सवाल उठाते हुए पूछा कि कैसे कोतवाली के सामने घटना हो गई। साथ ही ये भी कहा कि आरोपी को कोर्ट में भी सुरक्षा नहीं दे सके। वहीं कोर्ट ने सोशल मीडिया में जारी वीडियो को खौफनाक बताया और खतरनाक बताया। बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जिस तरह से मारपीट की गई इस पूरे मामले में जो कि आरोपी है, चलिए वीरेंद्र से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि नाबालिग से रेप के आरोपी से मारपीट का मामला सामने आया। कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है। आज इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई है और इसी सुनवाई में कोर्ट ये पूछेगी कि आखिर थाने के पास और फिर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था आखिर पुलिस की तरफ से क्यों नहीं मुहैया करवाई गई। कैसे कोतवाली के सामने एक घटना हुई, हाईकोर्ट ने ये पूछा है। और नैनीताल हंगामे के मामले पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि देवभूमि में इस तरह के गलत कामों की इजाजत नहीं दी जाएगी और मामले में कानून अपना काम करेगा। नैनीताल में जिस तरीके से घटना पे सांप्रदायिक तनाव देखा गया है, पहाड़ पे जो देवभूमि घटनाएं हो रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कैसे इन पे पाबंदी लगेगी? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी किसी भी प्रकार के गलत कामों को हम उत्तराखंड राज्य की धरती में नहीं होने देंगे और इसलिए कानून अपना काम करें।
और हरिद्वार नगर निगम ने जमीन खरीद में लैंड यूज चेंज करने का बड़ा खेल किया है। अधिकारी ने आपसी मिलीभगत में करीब 15 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन को 58 करोड़ रुपए में खरीदकर सरकारी पैसे के बंदर बांट की है। मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा तो तत्काल जांच के आदेश दिए गए। जांच की गई तो नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई और 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और सेवा विस्तार पर काम कर रहे एक रिटायर्ड कर्मचारी को भी हटा दिया गया है। नगर निगम हरिद्वार की जिस ज़मीन खरीद को लेकर इस समय हंगामा मचा हुआ है, उस ज़मीन पर मैं मौजूद हूं। तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी ज़मीन है ये। 35 बीघे इस ज़मीन को बताया जा रहा है और इस समय पूरी तरह से ये ज़मीन जो है वो बिना किसी फसल के प्लेन पड़ी हुई है। उसके ठीक बराबर में जो नगर निगम का वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट यानी कि कूड़ा निस्तारण जो प्लांट है वो यहाँ पर लंबे समय से बना हुआ है और उसी ज़मीन के उसी प्लांट के एक्सटेंशन के लिए, उसके विस्तार के लिए ही ये ज़मीन यहाँ पर खरीदी गई है, ऐसा अधिकारियों की ओर से बताया गया। लेकिन इस जमीन का जो प्रयोजन बताया गया, सबसे बड़ी बात जो है, जो पूरा जो खेल हुआ, पूरा जो घोटाला हुआ, वो इस जमीन के लैंड यूज को चेंज करके किया गया, क्योंकि ये एक कृषि भूमि है और इस कृषि भूमि को कॉमर्शियल भूमि में परिवर्तित कराया गया। और परिवर्तित कराने के लिए जो वजह बताई गई, जो प्रयोजन बताया गया, वो बताया गया कि यहाँ पर एक गोडाउन बनाया जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई भी योजना जो है नगर निगम की ओर से नहीं तैयार की गई है, जिसके बाद में ये पूरा जो अनियमितता है, जो पूरा घोटाला है, वो यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी कार्रवाई इसमें 48 घंटों के भीतर हो चुकी है। तो ये पूरी ज़मीन है जिससे लेकर हरिद्वार प्रशासन से लेकर शासन तक इस वक्त पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी कार्रवाई इसमें हो चुकी है और जिस तरह से जाँच चल रही है, जितनी सदी हुई और जितनी सख्त जाँच चल रही है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में और भी कुछ बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और उनको भी उजागर किया जा सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। रुड़की के पिरान कलियर दरगाह में चोरी के आरोप में लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शख्स जायरीनों की जेब से मोबाइल और नकदी चोरी कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल में जुट गई है। हरिद्वार में एक शख्स ने अपनी सास और साले पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात ज्वालापुर इलाके के रहने वाले पराब चकलान ने अपनी सास और साले को घर पर बुलाया और फिर घर पर बुलाकर दोनों पर फायर कर दिया। गोली लगने से सास और साला दोनों घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। हालांकि दोनों की हालत इस वक्त खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरोपी ने पारिवारिक अनबन के चलते दोनों पर गोली चलाई और फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। विकासनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। 1200 स्क्वायर मीटर पर अतिक्रमण किया गया, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नदी की जमीन पर यह अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद तोड़ा गया। सेलाकुई के शेरपुर क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो दोबारा यहाँ रेवेन्यू टीम को भेजा गया और पाया गया कि ये नदी श्रेणी की जमीन है और इसने अवैध रूप से इस पर कब्जा कर रखा था। ये लगभग 1000 स्क्वायर मीटर के आसपास ज़मीन है और यद्यपि इस व्यक्ति ने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन प्लास्टिक का दाना बनाने के लिए इनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अनुमति लेनी चाहिए थी। वो भी कागज़ नहीं दिखा पाए। जब ये कोई भी कागज़ नहीं दिखा पाए, ना अपना स्वामित्व सिद्ध कर पाए। उत्तराखंड में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश देखने को मिली है। खासतौर पर पहाड़ों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। कई जगहों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश और आंधी का पूर्वानुमान जताया है। प्रदेश में 7 तारीख तक इसी तरह से मौसम का मिजाज रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के ठीक मुताबिक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। देर शाम से कई जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। आज की अगर हम बात करें तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से धुंध इस वक्त छाई हुई है। चाहे उत्तरकाशी की बात कर लें, रुद्रप्रयाग, चमोली, हर जगह पर बारिश को लेकर खबरें आ रही हैं। आज बाबा केदार के कपाट भी खुल गए हैं और वहां पर भी रिमझिम बारिश देखने को मिली है। 7 तारीख तक इसी तरह का मौसम प्रदेश भर में बना रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, न्यूज़।
हरिद्वार में भी मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश से कई जगह पर पानी भर गया। इससे आवाजाही भी थम गई। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से प्रदेश के कुछ जिलों में आंधी और बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। विकासनगर सहित पूरे पछवा दून में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। साथ ही बागवानी और सब्जी के किसानों के लिए बारिश किसी वरदान से कम नहीं। अच्छी बारिश होने से फल, सब्जी और बागवानी के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश की अभी बहुत ज़रूरत थी और गर्मी बहुत हो रही थी और उसका यहाँ सबको लाभ है। सब्जियों के लिए है, बागवानों के लिए है, परंतु इस बारिश से साथ साथ कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं हो गई चली, जिससे बाग बगीचे पहाड़ों में बड़ा कहीं नुकसान भी हुआ। टनकपुर जौलजीबी रोड पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोड नेपाल बॉर्डर पर भारत के सुरक्षा तंत्र की भी मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में लंबी जद्दोजहद के बाद अब इस रोड के पूरी तरह से बनने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। साल 1993 में मंजूर हुई टनकपुर जौलजीबी रोड नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा के लिए खासी अहम है। काली नदी के किनारे प्रस्तावित इस रोड के बनने से एसएसबी की सभी चौकियों तक गाड़ी की आवाजाही आसान हो जाएगी। यही नहीं, पिथौरागढ़ और चंपावत के सैकड़ों गांवों को भी ये रोड मुख्य धारा से जोड़ सकती है। 2 दशक के सफर में इस रोड में 50% ही काम हो पाया है, लेकिन अब बॉर्डर की इस अहम रोड के पूरी बनने की उम्मीद जग रही है। 36 किलोमीटर का पार्ट और 30 किलोमीटर का पार्ट, इसके सर्वेक्षण और डीपीआर गठन की कार्रवाई हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और जिसमें टेंडर लगाए गए। शीघ्र ही जो है इस पे जो है डीपीआर गठन करके भारत सरकार को भेजा जाएगा। टनकपुर जौलजीबी रोड के बनने से पिथौरागढ़ को वैकल्पिक रास्ता भी मिल सकता है। कई मायनों में अहम ये रोड टनकपुर से 77 किलोमीटर तक बन गई है, जबकि चलती नदी पर 690 मीटर लंबा डबल लेन पुल इसी साल बनकर तैयार हो जाना है। यही नहीं, आगे की रोड के लिए सर्वे और डीपीआर को भी शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए बकायदा पीडब्ल्यूडी ने टेंडर भी जारी कर दिए। हालांकि जिस इलाके से रोड गुजरनी है वहां 40 किलोमीटर हिस्सा पंचेश्वर बांध डूब एरिया में आता है। नदी घाटी क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, जितने भी ग्रामीण हैं जो आज शिक्षा, स्वास्थ्य और अपना रोजगार से वंचित हैं, उन सबको रोजगार से जुड़ पाएं। यह जो सड़क है, यह सड़क पूरे क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी का काम करेगी। जौलजीबी टनकपुर रोड राज्य की इकलौती ऐसी रोड है जिसका निर्माण केंद्रीय होम मिनिस्ट्री की मदद से हो रहा है। होम मिनिस्ट्री की मंशा इस रोड के बनने से एसएसबी की सभी चौकियों के एक सूत्र में पिरोना तो है, साथ ही साथ चाइना और नेपाल बॉर्डर तक पहुंच आसान बनाना भी है। इस रोड की मदद से टनकपुर से जौलजीबी की दूरी भी 55 किलोमीटर कम हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।